आसमान से गिरती बारिश अब एक तूफान की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। शहर की कदीम गलियां कीचड़ और पानी से भर गई थीं। असद मलाइका का हाथ थामे एक बोसीदा दुकान के साए तले खड़ा था, जिसकी छत से पानी टपक रहा था। मलाइका के दांत डांसिस से बज रहे थे और उसकी आंखें सूजी हुई थीं। असद ने अपनी जैकेट उतार कर उसके कंधों पर डाल दी। भाई, ये सब क्यों हुआ? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मलाइका की आवाज़ बारिश के शोर में दब कर रह गई। असद ने अपनी जेब से वो सुनहरी चाबी निकाली। बारिश के कतरे इस चाबी पर गिरकर चमक रहे थे। मलाइका, जब हक छीन लिया जाए तो मांगना नहीं पड़ता, लड़ना पड़ता है। ये चाबी हमारे वकार की वापसी का रास्ता है। असद की आंखों में अब वो नरमी नहीं थी जो हमेशा रहती थी, वहां अब एक ठंडा इंतकाम जन्म ले रहा था। जैन की गाड़ी सड़क पर बेहंगम तरीके से दौड़ रही थी। गाड़ी के वाइपर्स पूरी रफ्तार से चल रहे थे, लेकिन जैन को सामने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसे सिर्फ ताई अम्मा का वो चेहरा नजर आ रहा था जब उन्होंने झूठ बोलते हुए असद पर इल्जाम लगाया था। अम्मा, आपने मुझे अपना मोहरा बनाया। इसने जोर से स्टीयरिंग पर हाथ मारा, जिससे गाड़ी एक तरफ को मुड़ गई। इसने गाड़ी एक पुराने वीरान गोदाम के सामने रोकी। ये वही जगह थी जहां से खुर्शीद अपनी काली कार्रवाइयां चलाता था। जैन ने अपनी पिस्तौल चेक की और गाड़ी से बाहर निकला। इसके जूते कीचड़ में धंस रहे थे, लेकिन इसका इरादा अटल था। इसे पता था कि ताई अम्मा तक पहुंचने का वाहिद रास्ता खुर्शीद है। हवेली के बड़े हाल में ताई अम्मा एक शाहाना कुर्सी पर बैठी थीं, जैसे वो कोई मलिका हो। सामने वकील साहिब बैठे कुछ कागजात तरतीब दे रहे थे। बेगम साहिबा, ताया अबू के इंतकाल के बाद अब कानूनी तौर पर तमाम जायदाद आपके बेटों के नाम मुंतकिल की जा सकती है, लेकिन मलाइका का मामला अब भी लटका हुआ है, वकील ने ऐनक ठीक करते हुए कहा। ताई अम्मा ने चाय का सप लिया और मुस्कुराई। वकील साहिब, मलाइका अब इस शहर में नहीं है। वो एक बेगोल है जिसने असद के साथ मिलकर हवेली पर हमला किया। पुलिस इसे ढूंढ रही है। जब तक वो मफरूर है, इसका कोई हक नहीं बनता। ताई अम्मा की हंसी में वो जहर था जो हवेली की दीवारों को भी काला कर रहा था। असद मलाइका को लेकर शहर के एक गरीब इलाके में वाक़ई अपने दोस्त शाहिद के घर पहुंचा। शाहिद एक छोटा सा कमरा रखता था जहां पुराने कंप्यूटर्स और किताबों का ढेर था। असद, तुम इस हाल में? शाहिद ने हैरत से पूछा। असद ने मुख्तसर अल्फाज में इसे सब बताया। शाहिद ने मलाइका को गर्म चाय दी और असद की जख्मी हालत देखकर अफसोस किया। असद ने वो चाबी दिखाई। शाहिद, मुझे नहीं पता ये किस चीज़ की है, लेकिन ताया अबू ने कहा था कि ये लाइब्रेरी के किसी खुफिया हिस्से की है। शाहिद, जो कंप्यूटर ऑपरेटर था, इसने फौरन पुराने लैंड रिकॉर्ड्स के डेटाबेस तक रसाई हासिल करने की कोशिश की। असद, इस हवेली का नक्शा बहुत कदीम है। इसमें कई ऐसी जगहें हैं जो सरकारी कागजात में नहीं दिखाई गईं। गोदाम के अंदर घुप अंधेरा था, सिवाय एक कोने में जलते हुए बल्ब के। खुर्शीद एक कुर्सी पर बैठा अपने जख्मी कंधे को सहला रहा था। जैन साए की तरह पीछे से नुमुदार हुआ और पिस्तौल खुर्शीद की कंपटी पर रख दी। हिलना मत खुर्शीद, आज तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई तीसरा नहीं है। खुर्शीद चौंक गया, लेकिन फिर कहा लगाया, जैन साहिब, आप देर कर चुके। आपकी माँ ने आपको इस्तेमाल करके फेंक दिया है। जैन ने पिस्तौल का दबाव बढ़ाया। बताओ, मलाइका की माँ का सच किया है? खुर्शीद की आंखों में एक अजीब चमक आई। सच जाना चाहते हो तो अपनी माँ से पूछो कि 20 साल पहले हवेली के बाग में किसकी कब्र खोदी गई थी। जैन का हाथ लरजने लगा, इसका दिमाग सुन हो गया। शाहिद ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। ये देखो असद, 1950 के नक्शे के मुताबिक हवेली के नीचे एक वसी तहखाना, बेसमेंट मौजूद था, जो अब किसी नक्शे में नहीं। इसका रास्ता लाइब्रेरी की दीवार के पीछे से गुजरता है। असद ने गौर से देखा। इसका मतलब था कि ताया अबू जिस फाइल का जिक्र कर रहे थे, वो कोई आम तिजोरी नहीं बल्कि इस तहखाने का दरवाज़ा था। लेकिन शाहिद, हवेली पर पुलिस का पहरा है, मैं अंदर कैसे जाऊंगा? शाहिद ने मशवरा दिया कि हवेली के पिछले हिस्से में जो पुराना कुनवा, काला कुनवा है, वहां से एक पानी की निकासी की सुरंग गुजरती है जो सीधी हवेली के अंदरूनी सहन तक जाती है। मलाइका शाहिद के घर की खिड़की से बाहर गिरती बारिश को देख रही थी। इसके ज़हन में अपनी माँ की धुंधली सी तस्वीर थी, एक ऐसी औरत जो हमेशा उदास रहती थी। इसे वो दिन याद आया जब ताया अबू ने इसे हवेली के पिछले हिस्से में ले जाकर कहा था कि बेटा, यहाँ की मिट्टी को कभी नापाक मत होने देना, यहाँ तुम्हारी जुड़े हैं। मलाइका को एहसास हुआ कि शायद उसकी माँ का कोई निशान वहीं छुपा हुआ है।
इसने सोचा कि अगर वो असद को बताएगी तो वो इसे खतरे में नहीं डालेगा। इसने चुपके से कमरे से निकलने का फैसला किया। हवेली के अपने कमरे में ताई अम्मा बेचैनी से टहल रही थी। खुर्शीद का फोन नहीं मिल रहा था और जैन भी लापता था। उन्हें महसूस हो रहा था कि जैसे सच के साए अब उनके गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं। उन्होंने इंस्पेक्टर को दोबारा फोन किया। मुझे परवाह नहीं कि आप क्या करते हैं, मुझे वो फाइल चाहिए। असद के पास वो चाबी है, इसे किसी भी कीमत पर गिरफ्तार करें। उन्होंने हवेली के नौकरों को हुक्म दिया कि लाइब्रेरी के तमाम फर्नीचर को हटाकर दीवारों की तलाशी ली जाए। उन्हें डर था कि असद उनसे पहले वहां पहुंच जाएगा। असद भेस बदलकर हवेली के पिछले हिस्से तक पहुंचा। वहां झाड़ियां बहुत ज्यादा थीं और बारिश की वजह से जमीन फिसलन वाली हो चुकी थी। वो कुनवे के पास पहुंचा तो इसे वहां किसी का साया नजर आया। इसने जल्दी से अपनी गिन निकाली, कौन है वहां, लेकिन सामने मलाइका खड़ी थी जो मिट्टी खोद रही थी। मलाइका, तुम यहां क्या कर रही हो? असद ने इसे बाजू से पकड़कर पीछे किया। भाई, मुझे याद आया, ताया अबू यहां दुआ करते थे। यहां कुछ है। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहते, हवेली के सदर दरवाजे से पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई दिए। पुलिस की भारी नफरी ने हवेली के पिछले हिस्से को घेर लिया। ताई अम्मा बालकोनी में आ खड़ी हुईं, उनके साथ जैन भी था जो अब एक लाश की तरह बेहिस और हरकत खड़ा था। ये रहे वो गद्दार। इंस्पेक्टर, गोली चला दो। उन्होंने हवेली पर कब्जा करने की कोशिश की है। ताई अम्मा की चीख फिजा में गूंजी। पुलिस ने बंदूकें तान ले। असद ने मलाइका को अपने पीछे छुपा लिया और एक हाथ में वो सुनहरी चाबी बुलंद की। रुक जाओ इंस्पेक्टर, ये चाबी जिस तिजोरी को खोलेगी इसमें इस हवेली की मालिक का नाम लिखा है और वो ताई अम्मा नहीं। फायरिंग की पहली आवाज आई और स्क्रीन ब्लैक हो गई।